अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करनी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो इको 401 के क्विज़ेस का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि लेक्चर्स मिल जाते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, बट आपको पता नहीं चलता कि कैसे क्विज़ेस आएंगे, क्योंकि सारी हमारी जो है वो इसमें थीरीज़ है और बहुत ज़्यादा थीरीज़ है और आपके लेक्चर्स जो है फाइनल में 19 से 45 तक के हैं आई थिंक। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है स्टूडेंट्स को, वो कह रहे हैं कि हमें जो है वो इको 401 की क्विज़ेस के जो है वो प्रिपरेशन करवा दें। तो इसलिए मैंने आज जो है वो आपकी स्टार्ट करी। इसकी स्टूडेंट्स 2 वीडियोस बनेंगी क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा मैंने आपको क्विज़ेस बताने हैं और अगर मैं एक ही वीडियो बना दूँ तो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाती है। सो प्रॉब्लम होती है जो है वो उसको अपलोडिंग भी क्या, उसको जो एडिटिंग करने में भी बहुत थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसलिए जो है वो मैं इसके 2 पार्ट्स बना रही हूँ। 19 से 30 तक होंगे और 31 से 45 तक के होंगे, ठीक हो गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड जो है वो सारे मैं आपको क्लियर करवाऊँगी यहाँ पे क्विज़ेस और इंशाल्लाह आपके पेपर में वही आएंगे। वीडियो को स्किप किए बगैर आपने तमाम जो मेरी जो दोनों वीडियोज़ होंगी कंप्लीट देखनी है, ताकि आपको एक एक क्विज़ जो है इंपॉर्टेंट वो आपकी नज़रों से गुजरे और आपको कोई भी पेपर में प्रॉब्लम ना हो। इंशाल्लाह आपके सारे क्विज़ेस यहीं से हो जाएंगे, ठीक है। चलो चलते हैं हम अपने जो है वो मेन गोल की तरफ। और आपके जो है वो सारे क्विज़ेज़ ही होंगे, सब्जेक्टिव नहीं है आपका, जस्ट ऑब्जेक्टिव होगा। 90 आपके क्विज़ेज़ आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। पहला जो हमारा पास क्विज़ है वो कहते हैं कि इन द लॉन्ग रन, आपने याद रखना है कि लॉन्ग रन में क्या होता है, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। और इन द लॉन्ग रन एनी फर्म कैन इंटर आर लीव द इंडस्ट्री, और जो लॉन्ग रन में ही कोई भी फर्म जो है वो इंटर भी हो सकती है और इंडस्ट्री से लीव भी कर सकती है, लीव, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपने, यानी वो फ्रीडम होते हैं वो एंट्री और लीविंग में, ठीक है, लॉन्ग रन में। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट इज कंसर्न विद बोथ, पब्लिक जो है वो इंटरेस्ट जो है वो दोनों से कंसर्न करती है, एलोकेटिव एफिशिएंसी से भी और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी, ठीक है। याद रखना है एलोकेटिव एफिशिएंसी और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। इसके बाद एलोकेटिव एफिशिएंसी में क्या होता है, द ऑप्टिमल पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी इंडिविजुअल फर्म इज वेयर एम आर इज इक्वल टू एम सी, ये हमारे पास एलोकेटिव में होता है, ठीक है। ये सारा अपने पढ़ना सारा है, ये वाले दोनों इसके पॉइंट्स हैं ना, ये पढ़ने सारे ही हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमल पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी सोसाइटी इज वेयर प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। किस में होता है, ये एलोकेटिव एफिशिएंसी में होता है। इसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे नीचे, मोनोपोली डिफाइंस करती है, किस चीज़ को डिफाइन करती है, मोनोपोली जो है वो डिफाइंस करती है द अदर पोल आर एक्सट्रीम ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रम, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रम पोल आर एक्सट्रीम। इसके बाद आपने आ जाना है नीचे, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इन मोनोपोली में फर्म्स अर्न प्रॉफिट्स एम सी इज इक्वल टू एम आर, फर्म्स जो है वो अर्न करेगी प्रॉफिट को जब एम सी बराबर हो जाएगा एम आर के, और जो एम सी है कर्व करेगी कट्स को, जो एम सी कर्व जो है वो कट करेगी एम आर कर्व को, ठीक है, फ्रॉम दी बिलो साइड्स में, ठीक है, बिलो कैसे याद रखना कि एम सी कर्व किसको कट करेगी, एम आर कर्व को कट करेगी फ्रॉम दी बिलो टाइप पे। इसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे नीचे, द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आर बेस्ट level of output is given where MR is equal to MC, price is then read of the demand curve which is downward sloping, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग में हो जाएगा तो हमारे पास मतलब हमारे पास ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, ठीक है। इसके बाद आपने आ जाना यहाँ पे, प्राइस इज ग्रेटर देन होता है MR इन इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, प्राइस हमारी ग्रेटर देन हो जाती है MR से, और प्राइस इज़ नॉट इक्वल टू MC, और जो प्राइस जो है वो इक्वल नहीं होगी MC के। इक्विलिब्रियम में हमारे पास प्राइस जो है वो ग्रेटर हो जाती है MR से और MC के जो है वो इक्वल नहीं होती। क्लियर हो गया। इसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे, अ मोनोपोलिस्ट कैन मेक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इवन इन लॉन्ग रन बिकॉज देर इज़ नो ईजी एंट्री फॉर द फर्म्स एज इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। एक मोनोपोलिस्ट जो है वो कैन मेक कर सकता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कर सकता है इन लॉन्ग रन में, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई एंट्री ईजी नहीं होती और जो है वो इन परफेक्ट कंपटीशन में। इसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे नीचे, द मोनोपोलिस्ट कंट्रोल्स करता है द सप्लाई ऑफ की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, ठीक है। ये आपका क्विज बन गया। ये सारे इंपॉर्टेंट क्विजेस को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सो चलते हैं आगे। यहाँ पे हमारे पास इफ़ मोनोपोलिस्ट वांट्स करती है मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स को, तो ही वुड प्रोड्यूस आउटपुट
वो जो है वो क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी आउटपुट को, जहाँ पर MC इक्वल टू MR हो जाएगा। अगर मोनोपोलिस्ट चाहता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो उसको क्या करना होगा, वो प्रोड्यूस करेगा आउटपुट को, जहाँ पर MC बराबर हो जाएगा MR के। और एट AQM और एट दिस आउटपुट लेवल मोनोपोलिस्ट विल चार्ज द प्राइस ऑफ PM हो जाएगा। ठीक है, ये तो यही होगा ये। इसके बाद आपने मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूस करेगी लोअर क्वांटिटीज एट हायर प्राइसेस पर, और कंपेयर करेगी परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म से। ठीक है, ये दोनों याद करने हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है मोनोपोलिस्ट अर्न करेगी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कंपेयर टू परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म्स की कंपेयर में वो ज़्यादा अर्न करेगी प्रॉफिट। और मोस्ट ऑफ सरप्लस जो है वो प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर सरप्लस अकर्स टू मोनोपोलिस्टस हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद आ जाए यहाँ पे नेचुरल मोनोपोलीज आर बेनिफिशियल एंड एफिशिएंट फॉर सोसाइटी। ठीक है, वो नेचुरल मोनोपोलिस्ट होता है। और जो सुपर नॉर्मल और या मोनोपोली प्रॉफिट्स कैन बी जो है वो इन्वेस्टेड इन R&D में करेगी, और इन्वेस्ट करेगी और डेवलपमेंट ऑफ न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड टू सस्टेन अ प्राइस वार व्हेन ही ब्रेकिंग इनटू द न्यू फॉरेन मार्केट्स। जो हाईलाइट किए हुए हैं वो आपकी क्विज है। द गवर्नमेंट कैन रेगुलेट मोनोपोलिस्ट टू इंश्योर दैट दे सेट अ प्राइस वेयर AR कर्व इंटरेस्ट द MC कर्व में। ठीक है, AR कर्व करेगी इंटरसेक्ट करेगी। AR कर्व क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी MC कर्व के साथ, ये याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं लेसन नंबर 21 में। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर जो कि कंटिन्यूड है हमारा चैप्टर है। और यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में PD भी बोलते हैं। ये हैपन्स होता है व्हेन अ प्रोड्यूसर चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट कस्टमर्स। ठीक है, सेम प्रोडक्ट होगा पर बस जो है वो डिफरेंट कस्टमर्स में इसको जो है वो सेल किया जाएगा, बाई किया जाता है। ठीक है, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, ये याद रखना है अपने। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री होती है, मेन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपने आ जाना है जो फर्स्ट डिग्री होती है, इसमें किस टाइप की होती हैं, जैसे कि एवरीवन चार्ज अकॉर्डिंग टू व्हाट ही कैन पे। मतलब इसमें ये होता है कि कौन कितना पे कर सकता है, उस पर उतने ही उसके हिसाब से जो है वो चार्ज किया जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट डिग्री होती है। और इसकी जो है वो एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि दिस टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द सेल ऑफ बोथ न्यू एंड यूज्ड कार्स में। ठीक है, सेल ऑफ बोथ यानी न्यू और यूज्ड कार्स के दोनों की तरह की जो है वो सेल को ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड हमारे पास डिग्री में कहते हैं कि इन दिस टाइप डिफरेंट प्राइसेस चार्ज टू कस्टमर्स हु परचेज डिफरेंट क्वांटिटीज़। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, जो कस्टमर से जो है वो चार्ज लिया जाता है डिफरेंट प्राइसेस को, हु परचेज डिफरेंट क्वांटिटीज़ में। ठीक है, और इसके एग्जांपल जैसे कि हमारे पास होटल हो गया एंड एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ वगैरह होगी, इस टाइप की होती हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो है वो टाइप है हमारे पास, इन दिस टाइप सेलर चार्ज डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर। डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइसेस को चार्ज करेगा। ठीक है, और इन डिफरेंट मार्केट्स में, जैसे कि इसका हो गया एग्जांपल मैकडोनल्ड्स हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, KFC हो गई, ये थर्ड डिग्री की एग्जांपल हम याद रखनी है। इसके बाद आपने आ जाना यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ PD। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ PD जो है वो PD कैन अलाउ फर्म्स मेकिंग लॉसेज टू मेक प्रॉफिट्स। अलाउ करती है ये लॉसेज टू मेक प्रॉफिट्स को, और फर्म्स टू इंक्रीज करेगी देयर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को। इफ़ मेक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, अगर वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को मेक करना चाहती है तो अलाउ गुड टू प्रोड्यूस दैट वुड अदरवाइज नॉट टू बी प्रोड्यूस। इसके बाद आपने आ जाना है प्री रिक्वेस्टिंग पर हमारे, तो दैट मार्केट शुड बी इंडिपेंडेंट। यहाँ पे हमारे पास जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की जो कंडीशंस होती है उसमें क्या होता है, यहाँ पर प्राइस मार्केट्स जो है वो दैट मार्केट्स जो है वो शुड बी इंडिपेंडेंट होती है। मार्केट्स क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। और फर्म्स शुड हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू प्राइस डिस्क्रिमिनेट होता है। ठीक है, फर्म्स क्या होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी टू प्राइस डिस्क्रिमिनेट होती है। ये अपनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस कैन बी बोथ बेनिफिशियल और हार्मफुल। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो दोनों तरह की हो सकती है, बेनिफिशियल भी और हार्मफुल भी, फॉर पब्लिक इंटरेस्ट डिपेंडिंग करेगा ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स पर। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ आल्सो करेक्टराइज। मोनोपोलिस्ट कंपटीशन की बात हो रही है, जो कि ये भी एक करेक्टराइज है बाय लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स पर एंड एब्सेंस ऑफ एंट्री बैरियर्स पर। इन दीज टू रिस्पेक्ट इट इज़ लाइक परफेक्ट कंपटीशन। ये भी जो है वो परफेक्ट कंपटीशन की तरह होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी। इसके बाद यहाँ पे आ जाएँ Thus, the characteristics of monopolistic competitive market are almost the same as in perfect competition, with the exception of heterogeneous products. ठीक है, इट्स मीन इन द लॉन्ग रन में वो कहते हैं कि अ मोनोपोलिस्टिकली कम्पिटिटिव फर्म विल मेक जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स। ठीक है, मोनोपोलिस्टिकली लॉन्ग रन में
मोनोपोलिस्टिकली कम्पिटिटिव फर्म जो है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा उसका वहाँ पे। इसके बाद आपने आ जाना यहाँ पे, वो कहते हैं कि एन इंडिविजुअल फर्म्स जो है वो डिमांड कर्व क्या होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। इंडिविजुअल फर्म्स डिमांड कर्व क्या होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और इट कंट्रास्ट टू परफेक्ट कंपटीशन विच हैज़ अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड शेड्यूल। देन नीचे आ जाएं, इन द शॉर्ट रन में क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स आर पॉसिबल होंगी, बट इन लॉन्ग रन ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स कैन बी अर्न करेगी। और पब्लिक इंटरेस्ट डिपेंड अपन होता है हमारे पास द पोजीशन ऑफ एसी एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर, ठीक, ये याद रखना है। पब्लिक इंटरेस्ट किस पर डिपेंड करता है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि वेल टू द लेफ्ट ऑफ राइट द पॉइंट वेयर पी इज इक्वल टू एम सी और पी इज इक्वल टू ए सी मिनिमम होगा। इफ़ द ए आर कर्व इज स्टिप देन द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी विल प्रोड्यूस एन आउटपुट दैट विल बी वेल टू द लेफ्ट टू द राइट। जब लेफ्ट से राइट साइड पे जो है वो पॉइंट होगा तो वहाँ पे पी बराबर हो जाएगा हमारे पास एम सी के, या फिर पी बराबर हो जाएगा ए सी मिनिमम के। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज़ है, लास्ट टाइम भी ये आया था क्वेश्चन क्विज। इसके बाद जो है लेक्चर नंबर 22 पे है, सिमिलरली टू मोनोपोली इन द सेंस दैट देर आर अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स अबाउट 2 से 20 तक। ओलिगोपोली की बात हो रही है, ये भी सिमिलर होती है मोनोपोली के, ठीक है, 2 से 20 तक। और इन द मार्केट एंड एज सच बैरियर्स टू एंट्री एग्जिस्ट भी करेगी। और इट इज़ सिमिलर टू, ये सिमिलर भी होती है परफेक्ट कंपटीशन से भी सिमिलर करती है, इन द सेंस दैट फर्म्स कम्पीट विद ईच अदर। दोनों पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाए, इट इज़ सिमिलर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सिंस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। ये क्विज आपका। इसके बाद डिफरेंस ऑफ ओलिगोपोली विद अदर मार्केट स्ट्रक्चर्स के साथ हम देखते हैं ओलिगोपोली का जो है वो डिफरेंस। एन ओलिगोपोली इज़ अ मार्केट फॉर्म इन विच अ मार्केट आर इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स ओलिगोपोलिस्ट्स। द वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक फॉर फ्यू सेलर्स के लिए, ठीक है। कोलिजन क्या होता है, कोलिजन होती है हमारे पास अगर व्हेन टू और मोर फर्म्स डिसाइड टू कोऑपरेट विद ईच अदर इन द सेटिंग ऑफ द प्राइस एंड क्वांटिटीज़। इसके बाद हमारे पास जो है वो टेंशन बिटवीन कोलिजन एंड कंपटीशन गिव करेगा राइज टू पॉसिबल सिनेरियोज दैट द ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स, जो कि हमारे पास एक कोलिसिव ओलिगोपोली है, दूसरी नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली है। अब कोलिसिव ओलिगोपोली कौन सी होती है, जिसे हम कार्टल भी कह सकते हैं। अब कोलिसिव ओलिगोपोली या कार्टल कैन बी फॉर्म्ड होती है बाय डिसाइडिंग ओपन मार्केट शेयर्स के जरिए, या फिर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस के जरिए, या प्राइस टू बी चार्ज के जरिए, आर प्रोडक्शन कोटाज के जरिए, सच एज ओपेक, ठीक है। ओलिगोपोली जो है वो आर कोलिसिव ओलिगोपोली। इसके बाद हमारे पास जो है वो इफ़ फर्म्स आर नॉट ऑफ इक्वल साइज, अगर फर्म्स का साइज़ जो है वो इक्वल नहीं है तो देन हमारे पास कोटाज कैन बी एलोकेटेड होगा अकॉर्डिंग टू द एमसी ऑफ द ईच फर्म के साथ, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ द कार्टल फर्म्स इज मिनिमाइज हो जाएगा इफ़ एमसी ऑफ ईच ऑफ द फर्म जो है वो इक्वल हो जाएंगी, तो हमारे पास एमसी क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना। इसके बाद कार्टल क्या होता है, अ कार्टल इज़ अ फॉर्मल एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट अमंग फर्म्स, ये कार्टल की डेफिनेशन ये याद रखनी है। और यहाँ पे हमारे पास वेयर देर आर अ स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स एंड यूजली इन्वॉल्व होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट होंगे, स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स होंगे। और ये भी कार्टल्स यूजली अकर होगी इन एन ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री में, ठीक है। इसके बाद अ कार्टल जो है वो इज़ मोस्ट लाइकली टू सर्वाइव व्हेन द नंबर ऑफ फर्म्स इज समान होंगे, ये याद रखना है। इसके बाद नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली में होता है इफ़ डिफरेंट फर्म्स इन द ओलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर्स डू नॉट कोऑपरेट विद ईच अदर नाउन एज नॉन जो है वो कोलिसिव ओलिगोपोली। और इन दिस केस कोलिजन ब्रेक्स डाउन बिकॉज द इंसेंटिव टू चीट इज़ वेरी हाई। ये दोनों अपने ये पॉइंट याद रखने हैं नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली के। और ओलिगोपोलिस्टिक यूजली जो है वो ओसिलेट करेगी बिटवीन कोलिसिव एंड नॉन कोलिसिव इक्विलिब्रियम में, ठीक है। ओलिगोपोलीज यूजली ओसिलेट करेगी कोलिसिव और नॉन कोलिसिव इक्विलिब्रियम के बिटवीन में। मैक्सिमम स्ट्रेटजी, मैक्सिमक्स स्ट्रेटजी जो है हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेटजी क्या होता है, इज़ अ कॉशियस जो कि पेसिमिस्टिक होता है अप्रोच इन विच फर्म्स ट्राई टू मैक्सिमाइज द वर्स्ट पे ऑफ दे कैन मेक। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ अडोप्टिंग द सेफर साइड। इसका मतलब क्या होता है, द फर्म्स इज ट्राइंग टू मैक्सिमाइज द मिनिमम प्रॉफिट दैट इट विल बी मेक। और मैक्स जो है वो हमारे पास क्या होता है, मैक्स स्ट्रेटजी इन्वॉल्व करेगा चूजिंग द स्ट्रेटजी विच मैक्सिमाइज द मैक्सिमम पे ऑफ, ऑप्टिमिस्टिक होता है। और दिस पॉलिसी अराइज करेगा फ्रॉम द ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच दैट यूर राइवल विल रिएक्ट मोस्ट फेवरेबल टू यू। इट मीन्स फर्म इज गोइंग फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट को। ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से हैं।
इसके बाद ये आ जाए, ये कर ले। डोमिनेंट स्ट्रेटजी गेम क्या होता है? बोथ दी स्ट्रेटजी, जो दोनों हमने ऊपर मैक्सिमन और मैक्सिमैक्स जो पढ़ा है, दोनों की स्ट्रेटजी जो है लीड्स टूवर्ड्स द सेम स्ट्रेटजी होगी, दैट इज कटिंग डाउन ऑफ द प्राइस टू 1.8। दिस टाइप ऑफ गेम जो है वो क्या कहलाएगी? डोमिनेंट स्ट्रेटजी गेम कहलाएगी। इफ़ दे क्लूड एंड चार्ज द सेम प्राइस हो तो दे विल गेट प्रॉफिट राइज 10 मिलियन ईच, ये याद रखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ नीचे। लेक्चर नंबर 23 में हमने जो करना है, आ किंग डिमांड कर्व एक्सप्लेन्स द स्टिकनेस ऑफ द प्राइसेस इन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स। ठीक है, ये आपने ये याद रखना है, स्टिकनेस होगी जो है ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स में। इसके बाद एक जो चीज़ है ये भी करनी है, द थ्योरी ऑफ जो किंग डिमांड कर्व रिसेट्स ऑन द टू अजम्पशंस होंगी, दैट इफ़ वन फर्म रेजेस प्राइजेस और नो वन एल्स विल रेज, ये याद करना है। और यहाँ से डिमांड जो है वो कर्व विद टू डिस्टिंक्ट और सेगमेंट्स होंगे विच हैव डिफरेंट इलास्टिसिस होंगे, इसमें डिफरेंट इलास्टिसिस। द टू सेगमेंट्स कौन से होंगे? वो हमारे एक तो रिलेटिवली मोर इलास्टिक सेगमेंट फॉर प्राइस इंक्रीजेज, दूसरा रिलेटिवली लेस इलास्टिक सेगमेंट फॉर प्राइसेस डिक्रीजेज। लेस और डिक्रीजेज और मोर इंक्रीजेज वाला होगा। जो हमारे पास द रिलेटिव इलास्टिसिस ऑफ दिस टू सेगमेंट्स आर बेस्ड करेंगे इंटरडिपेंडेंट जो डिसीजन मेकिंग ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स पर डिपेंड करेंगे। और नॉन प्राइस कंपटीशन में हमारे पास होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन मींस कंपटीशन अमंग्स द फर्म्स बेस्ड करेगा फैक्टर्स अदर देन प्राइस पर, लाइक एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स हो गए। इसके बाद आपने ये करना है, जो इन ओलिगोपोली एंड पब्लिक इंटरसेक्ट क्या होता है? इंटरसेक्ट से जो फर्म्स इन ओलिगोपोली फर्म्स आर एबल टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, दिस इज आल्सो द फीचर ऑफ मोनोपोली है, बट दिस इज नॉट द फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जो इन ओलिगोपोली है ये हमारे पास मोनोपोली का तो फीचर है, बट परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर नहीं है, ये याद रखना है। फर्म्स कैन यूज होगी देयर प्रॉफिट्स इज कॉस्ट मैक्सिमाइजेशन टेक्निक्स के लिए। इसके बाद वेलफेयर जो है वो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स होती है, डीलिंग विद क्या करेगी? नॉर्मेटिव इश्यूज़ के बारे में डील करती है वेलफेयर। और व्हाट शुड बी मतलब कि वेलफेयर इकोनॉमीज इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट यूज़ होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स टेक्निक्स के लिए यूज़ होगी टू सिमिल्टेनियसली और डिटरमाइन एलोकेटिव एफिशिएंसी विद इन एन इकोनॉमी एंड द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन विद इट। ठीक हो गया। इसके बाद आप ये करें, द मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ द कॉस्ट ऑफ एवरी एडिशनल टीवी कमर्शियल या फिर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दैट अ फर्म हैज़ टू बी बेयर, ये करना है। इसके बाद ये मार्जिनल सोशल कॉस्ट जो होती है वो सोशल कॉस्ट जो कि बेनिफिट्स का मतलब होता है, कॉस्ट मे नॉट बी इन मॉनेटरी टर्म्स दैट इज़ बोर्न बाय अ सोसाइटी इन द होल। द प्राइवेट कॉस्ट जो होता है वो ऑफ एनी इंडिविजुअल एंटिटी के लिए होता है और इस सब जो है subsumed in the social costs to society but obviously not vice versa। जो marginal cost social cost है वो बराबर होता है marginal private cost that the firms incurs plus any other cost that is borne by the society because of the production of additional good के लिए, ये याद रखना है। इसके बाद हमने आ जाना है द कॉन्सेप्ट एक्सटर्नलिटी के लिए। अब पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव जो एक्सटर्नलिटीज अराइज होंगी फ्रॉम द बेनिफिशियल हार्मफुल स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए और या फिर कंजम्पशन फॉर सोसाइटी के लिए। इफ़ द एक्सटर्नलिटी इज़ अ रिजल्ट ऑफ प्राइवेट प्रोडक्शन डिसीजन इट इज़ कॉल्ड अ प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, ये इफ़ द एक्सटर्नलिटी इज़ अ रिजल्ट ऑफ प्राइवेट प्रोडक्शन डिसीजन होंगे तो ये क्या कहलाएगी? प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज़ कहलाएगी। और इफ़ इट इज़ काज्ड बाय प्राइवेट कंजम्पशन डिसीजन होगी वो प्रोडक्शन डिसीजन थी, या अगर प्राइवेट प्रोडक्ट कंजम्पशन डिसीजन होगी तो ये कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी कहलाएगी। प्राइवेट प्रोडक्शन डिसीजन क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज़, और प्राइवेट कंजम्पशन डिसीजन कहलाएगा कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज़, ये याद रखना है। इसके बाद टैक्स पे आ जाते हैं। टैक्स जो सब्सिडी रेजेस रिड्यूस प्राइसेस बाय शिफ्टिंग द सप्लाई कर वर्टिकली अपवर्ड होगा यानी डाउनवर्ड। और मार्केट फेलियर क्या होता है? इज़ एन इम्परफेक्शन इन द प्राइस सिस्टम दैट प्रिवेंट्स एन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दोनों याद करने हैं। मेरिट जो है वो गुड इज़ अ गुड विच गवर्नमेंट लाइक पीपल टू कंज्यूम मोर। अ मेरिट गुड इन इकोनॉमिक्स इज कमोडिटी विच इज़ जज दैट एन इंडिविजुअल आर सोसाइटी शुड हैव ऑन द बेसिस ऑफ अ नॉर्म अदर देन। ठीक है, ये करना है। इसके बाद एक ये चीज़ जरूर करनी है कि गवर्नमेंट जो है फाउंड करेगी पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज़ को, देन देयर वुड बी द केस ऑफ सब्सिडी के चक्कर में। इसके बाद आपने आ जाना यहाँ पे पब्लिक गुड क्या होता है?
पब्लिक गुड जो है वो इज़ वन हुज बेनिफिट्स आर इंडिविजिबल स्प्रेड अमंग द इंटायर कम्युनिटी वेदर आर नॉट पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिज़ायर टू कंज्यूम द गुड आर नॉट। और देर आर टू करेक्टरिस्टिक्स हैं विच गिव्स राइज टू पब्लिक गुड्स के लिए, एक नॉन रिबलनेस जो है और दूसरा नॉन जो है वो एक्सक्लूडिबिलिटी है। ठीक है, ये दोनों अपने नाम याद रखने हैं। इसके बाद आपने आ जाना यहाँ पे इफ़ इन इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि एक जो पब्लिक गुड होती है इज़ अ गुड दैट इज़ नॉन रिबल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल होती है। इसका मतलब होता है कि कंजम्पशन ऑफ द गुड बाय वन इंडिविजुअल डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द गुड अवेलेबल फॉर कंजम्पशन बाय अदर्स होगा। लेक्चर नंबर 24 में हमारे पास क्या कहते हैं, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर शोज करेगी फ्लो ऑफ गुड्स को एंड फैक्टर्स को बिटवीन किसके, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स के। इसके बाद द डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इज़ अ डिराइव्ड होगा, इज़ डिराइव्ड डिमांड बिकॉज डिराइव्ड जो है वो फ्रॉम द गुड्स मार्केट से है। इसके बाद आपने आ जाए यहाँ पे इट इज़ यूजली जो लेयर होता है, लेयर इज़ द टाइम नॉट यूज फॉर वर्किंग। लेयर जो है वो एक टाइम है जो कि वर्किंग के लिए यूज़ नहीं होता और या अर्निंग वेजेस के लिए यूज़ नहीं होता। ये जो है वो इट इज़ यूजली द टाइम दैट अ लेबर यूजेस होता है। लेबर के लिए जो है वो यूज़ होने वाला वो टाइम होता है फॉर रिलैक्सेशन एंड ऑल एक्टिविटीज़ अदर देन वर्क आर नेसेसरी स्लीप। ठीक है, लेयर वो होती है। इसके बाद ये अपने ये लाजमी पॉइंट याद करना है। और एज मार्जिनल जो है वो डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क जो होता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MDUW भी कहते हैं, एज द सप्लाई फॉरवर्ड्स ऑफ लेबर इंक्रीजेज वेज रेट शुड ऑल्सो भी इंक्रीज हो जाएगा। दिस रिलेशनशिप जो है वो बिटवीन होगा आवर्स प्रोवाइडेड बाय लेबर एंड वेज रेट की होगा और जो कि हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसके बाद मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क जो है मींस है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इसका ऑन द वर्किंग ऑफ लेबर पर फॉर वन एडिशनल यूनिट ऑफ टाइम पर। जब वन एडिशनल यूनिट ऑफ टाइम होगा तो वर्किंग लेबर पर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा MDUW का। इसके बाद जो MDUW कर्व जो है वो डिफाइन करती है सप्लाई कर्व फॉर लेबर को। ठीक है, सप्लाई कर्व फॉर लेबर के लिए। इसके बाद द लेबर सप्लाई कर्व में बैंड बैकवर्ड्स होती है अबव अ सर्टेन वेज रेट एज द इनकम इफेक्ट ऑफ हायर वेजेस डोमिनेट द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ऑफ हायर वेजेस के लिए। इसके बाद ये रखना है याद कि द वेज रेट जो है वो इज़ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर टू द फर्म एंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आवर्स वर्क के होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आवर वर्क्स के। इसके बाद आपने ये याद रखना है कि MRPL बराबर होता है MPPL मल्टीप्लाई MRI। यहाँ पे हमारे पास सब्सक्रिप्ट L जो है वो स्टैंड करेगा फॉर लेबर को और सब्सक्रिप्ट I जो है वो स्टैंड करेगा फॉर द गुड विच द लेबर हेल्प्स प्रोड्यूसर के लिए। एक ये फार्मूला हमारे सामने मौजूद है, द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर PMPL बराबर होता है MPPL मल्टीप्लाई बाय द PI के। और यहाँ पे जो रेंट है वो क्या होता है, रेंट इज़ अ पीरियोडिक पेमेंट होती है एज अ रिवॉर्ड फॉर हायरिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए फॉर दैट पीरियड टाइम तक। और वे द जो है वो परचेज प्राइस ऑफ कैपिटल इज़ द वैल्यू ऑफ ओनिंग दैट कैपिटल फॉर द इंटायर लाइफ। इसके बाद जो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम शॉर्ट फॉर्म में NPV भी कहते हैं। और ये भी याद रखना है कि द NPV जो है वो ऑफ एन असेस्ड इज डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द नेट रिटर्न्स दैट असेस्ड भी होता है। और डिस्काउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग स्ट्रीम फ्यूचर इनकम्स के लिए एंड एक्सपेंसेस इनटू अ प्रेजेंट वैल्यू के लिए। ठीक है, याद रखना है इसका मेन पॉइंट जो है वो आपका ये फार्मूला याद रखना। द फार्मूला फॉर डिस्काउंटिंग जो है वो हमारे पास क्या होता है, PV इज इक्वल टू समेशन XI ओवर 1 + R होल की पावर I आ जाता है। तो यहाँ पे PV किसको प्रेजेंट करती है, ये भी नोटेशंस भी याद रखनी। PV जो है वो प्रेजेंट वैल्यू को करती है, XI जो है वो अर्निंग्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द एयर आई के लिए, और R जो है वो इज़ द रेट ऑफ डिस्काउंट है, और समेशन जो है वो इज़ द सम ओवर I ऑफ द डिस्काउंटेड अर्निंग्स के लिए। इसके बाद एक ये फार्मूला है नेट प्रेजेंट वैल्यू जो कि NPV है बराबर होता है PV माइनस परचेज कॉस्ट के। इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स क्या होता है, इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स आर द इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ अ ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी की ब्रांच है। और दैट जो है वो स्टडी करती है हाउ इंफॉर्मेशन अफेक्ट्स एन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक डिसीजन के लिए। और द इंटरनेट हैज़ जो है वो रिड्यूस्ड होगा द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन जो कि ज़ीरो एज वंस अ प्रोडक्ट इज़ लॉन्च्ड। इसके बाद ये आ जाता है कि इन इकोनॉमिक्स में एन एक्सपीरियंस गुड जो होता है वो इज़ अ प्रोडक्ट होता है और सर्विस होती है वेयर जहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स जो है सच एज क्वालिटी और प्राइस आर डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व इन एडवांस होगी, बट दीज करेक्टरिस्टिक्स कैन बी असरटेंड ओपन कंजम्पशन होगा। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं।
जी स्टूडेंट्स, अब जो है लेसन नंबर 25 में हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स को। यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक मैक्रो इकोनॉमिक्स ओनली बिगिन टू टॉट इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है, और जो कि इन द 1940s में आफ्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ वेरी इन्फ्लुएंस्ड ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम था जॉन मेनार्ड कीनीज, हु बिलीव द मैक्रो इकोनॉमिक विद इट्स एसोसिएटेड वेरिएबल्स डिजर्व करता था टू बी अंडरस्टूड एंड एनालाइज इन इट्स ऑन राइट के लिए, एंड नॉट जस्ट एज एन एग्रीगेशन ऑफ द वेरियस माइक्रो मार्केट्स एज वेल बिलीव्ड अर्लियर। वो कहते हैं कि जो पहले हमारे पास पढ़ाई जाती थी ना मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो वो 1940s के बाद जो है वो हमारे पास ब्रिटिश इकोनॉमिक्स था जॉन मेनार्ड कीनीज ने, उसका जो है वो मैक्रो इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा बिलीव था। तो ये आपने इसका नाम याद रखना है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था और नाम ये था। और 1940s के बाद, इसके बाद हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स जो डेफिनेशन है वो है कि इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है ये दैट डील्स करती है विद द परफॉर्मेंस को, स्ट्रक्चर को एंड बिहेवियर ऑफ अ नेशनल इकोनॉमी एज अ होल को। और जो द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज करता है फ्रॉम द प्राइस डिमांड आर सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू द इकोनॉमी वाइड प्राइस लेवल एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसके बाद एग्रीगेट डिमांड जो एडी है इज़ द टोटल प्लान डिसाइड होता है स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड के लिए, और जो एडी जो है वो इज़ द सम होता है सम ऑफ कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड द नेट एक्सपोर्ट्स का, ठीक है। जो एडी होता है वो किस किस का सम होता है हमारे पास, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी स्पेंडिंग प्लस और नेट एक्सपोर्ट्स को, ठीक है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स के एडी इक्वल होता है, ये याद रखना है। इसके बाद एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज होती है दैट ऑल फर्म्स इन द इकोनॉमी वुड एंड कैन विलिंग प्रोड्यूस इन अ गिवन टाइम पीरियड। इसके बाद आ जाना है क्लासिकल इकोनॉमिक्स इज़ वाइडली जो है रिगार्डेड एज द फर्स्ट मॉडर्न स्कूल है, ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न स्कूल। और एडम स्मिथ है गया आगे, इसमें डेविड रिकार्डो आ गया, थॉमस मॉथोस आ गया एंड जॉन जो है वो स्टॉट मिला आ गया, ये इनके नाम याद रखने। इट्स मेजर डेवलपर इंक्लूड्स है, ठीक है, इनके मेजर डेवलपर्स के हैं नेम ही के। और इसके बाद समटाइम्स जो है वो द डेफिनेशन ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स इज़ एक्सपेंडेड टू इंक्लूड विलियम पैटी, जॉन जो है वो हेनरिच वॉन्टॉन एंड कार्ल मैकमार्कस, ये भी अपने नाम याद रखने हैं। इसके बाद द ऑप्टिमल रोल फॉर द गवर्नमेंट अंडर क्लासिकल इकोनॉमिक्स वाज वन ऑफ लेजियस फेरी, ये लाजमी याद रखना है। इसके बाद इन अदर वर्ड्स में देखा जाए तो इकोनॉमी वुड बी एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है एंड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू इम्प्रूव दैट सिचुएशंस थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये करना है। और बिफोर 1930 से पहले हमारे पास क्या हुआ था और 1920 से लेकर 1930 तक क्या हुआ था, ये आपने इसकी हिस्ट्री पढ़ लेनी। इसके बाद ये आ जाएं आप यहाँ पे, इनविजिबल हैंड वाज अ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस बाय एडम स्मिथ इन 1776 में किया था, ये अपनी इसकी डेट है और एडम स्मिथ का नेम याद रखना है जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ के मुताबिक जो है वो इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट ऑपरेट्स देयर फॉर द मार्केट मैकेनिज्म इज़ द बेस्ट मॉडल होगा इफ़ द इकोनॉमी वांट्स टू ऑपरेट एट अ हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी के लिए। और अकॉर्डिंग टू सेज लॉ, उन्होंने जो एक लॉ जो है वो बताया था, वो क्या था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई क्रिएट करती है अपने लिए डिमांड को। इसके बाद जो है वो नीचे आ जाते हैं, इनविजिबल हैंड इज़ द टर्म बाय एडम स्मिथ ने किया था टू डिस्क्राइब द नेचुरल फोर्स के दैट गाइड्स करता है फ्री मार्केट कैपिटलिज्म को और थ्रू कंपटीशन फॉर स्केर्स रिसोर्सेज के जरिए, ये करना है। इसके बाद ये आ जाए फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इज़ अ स्टेट ऑफ द इकोनॉमी इन विच द प्रोडक्टिव रिसोर्स ऑफ द इकोनॉमी आर फुली एम्प्लॉयड। और आउटपुट में क्या होता है, मे बी एक्सपेंडेड होता है फ्रॉम दिस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बाय आस्किंग लेबर्स टू वर्क योर टाइम आर रेंटिंग कैपिटल फ्रॉम आउटसाइड के लिए। और इसके बाद ये भी लेवल ऑफ जो है वो एम्प्लॉयमेंट एट विच नो मिनिमल आर इनवॉल्टरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट्स। इसके बाद ये वाला पॉइंट जरूर कीजिएगा, द क्लासिकल रीडिंग द 3 प्रॉब्लम्स हैं ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन के, लो इन्वेस्टमेंट आ गया, हाई अनएम्प्लॉयमेंट आ गया और एंड लो आउटपुट होगी, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट वाज लो होगी बिकॉज द इंटरेस्ट रेट वाज टू हाई होगी इन द लोनेबल फंड्स मार्केट, और पॉलिसी जो है वो रिकमेंडेशंस होगी सेविंग्स बी इंक्रीज टू लोअर द इंटरेस्ट रेट एंड बूस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। इसके बाद यहाँ पे आफ्टर 1930 के बाद क्या होता था, क्लासिकल मॉडल फेल्ड हो गई थी, ये ठीक है, फेल हो गई थी और सोल्यूशन ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स वाज नॉट फाउंड रीजनेबल टू सोल्व द वर्ल्ड क्राइसिस प्रीवेल्ड एट दैट टाइम। इसके बाद यहाँ पे इट स्ट्रक नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप इन द लेट 1920s आफ्टर द वॉल स्ट्रीट क्रैश ऑफ 1929, ये सारा आपने इनके देख लेना है। और इट वाज करेक्टराइज्ड बाय
परसिस्टेंट हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लो इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स के ज़रिए एंड फॉलिंग प्राइसेस ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड फैक्टर्स। हाइपर इन्फ्लेशन इज इन्फ्लेशन है एट एक्सट्रीमली हाई रेट्स पर। ठीक है, ये हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, ये भी इन्फ्लेशन होती है एट एक्सट्रीमली हाई रेट्स पर होती है, जैसे कि 1000, 1 मिलियन और इवन 1 बिलियन% ईयर पे। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बेंट हो गया अप टू 25% हो गया था 1933 में, और यूएसए में एंड वेस्टर्न यूरोप में हो गया था, ठीक है, 25% पर। इसके बाद हमारे पास किनीजियन इकोनॉमिक्स आल्सो कॉल्ड किनीजियन और किनीजियन थ्योरी कहलाती है, और इज़ एन इकोनॉमी, दोनों नेम याद रखने किनीजियन के। और ये एक इकोनॉमिक थ्योरी जो है बेस्ड करती है द आइडिया ऑफ द 20th सेंचुरी पर। और ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जो था हमारा पास जॉन मेनॉर्ड किनीज था, और किनीजियन इकोनॉमिक्स प्रोमोट्स करती है मिक्स्ड इकोनॉमी को। 3-4 यहाँ पे क्विज बन रहे हैं, और ये ज़रा इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी देख लीजिएगा। इसके बाद किनीज व्यू और you on the causes of the Great Depression and we what needed to be done was very different। ठीक है, किनीज का जो व्यू था, लो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, was because of firms bearish expectations about their ability to sell the product they produced। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो was high and rising हो गई थी, क्योंकि लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम was moving further and further away from the full employment level पर हो गई थी। ठीक है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो was high and rising हो गई थी। इसके बाद हायर मनी पेमेंट्स जो होती है वो टू कंज्यूमर्स जो है शुड बी गिवन आउट इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर एबिलिटी टू बाय द गुड्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स। इसके बाद हम लेसन नंबर 26 पर आ जाते हैं। वी कैन सी द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल एंड किनीजियन इकोनॉमिक्स इन 3 वेज में थी, लेबर मार्केट, मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई में। तीनों ये याद रखने हैं। और जो नेगेटिव डिमांड थी शॉक हो गई थी, डिक्रीजेज द लेबर डिमांड एंड शिफ्ट्स द लेबर डिमांड कर्व डाउनवर्ड हो गई थी। और किनीजियन जो है वो सेड वो कहता है कि वंस देर इज़ एन एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर इन द लेबर मार्केट एंड देर इज़ द pressure of wage rate of to fall, then firms look after the pressure of wage rate falling in a negative way में। इसके बाद आप आ जाए नीचे। किनीज जो था सेट कहता है कि इफ़ यू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स द सेविंग्स इंक्रीज एंड कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमर्स फॉल्स, दिस मीन्स दैट फर्म्स डिमांड फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट विल फॉल एंड इट्स कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगी डाउनवर्ड्स पे। इसके बाद यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड में ये सारा पढ़ना है अपने। एग्रीगेट डिमांड एडी जो होता है वो टोटल प्लान होता है, डिज़ाइन स्पेंडिंग होता है इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड तक। और एडी जो है वो सम होता है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट्स की, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, और एंड इज इन्वर्सली रिलेटेड टू किसके होता है, एग्रीगेट सप्लाई लेवल के थ्रू द वेल्थ इंटरेस्ट रेट एंड इंटरनेशनल परचेजिंग पावर इफेक्ट्स के। और एडी कर्व स्लोप डाउनवर्ड होगी फॉर बोथ किनीज एंड क्लासिकल में। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद आपने एडी जो कर्व स्लोप क्या होगी, डाउनवर्ड होगी ड्यू टू द दिस थ्री जो है वो इफेक्ट्स पर। द इंटरेस्ट रेट पहले क्या होगा कि अगर इंटरेस्ट रेट इफेक्ट करेगा ऑफ अ प्राइस लेवल इंक्रीज ऑन एडी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा एज इट काज फॉल इन इन्वेस्टमेंट डिमांड। और इसी तरह द वेल्थ इफेक्ट ऑफ अ प्राइस लेवल पर इंक्रीज होगी तो हमारे पास ऑन एडी इज नेगेटिव हो जाएगा। अगर इंटरनेशनल परचेजिंग पावर इफेक्ट ऑफ अ प्राइस लेवल करेगी तो इंक्रीज ऑन एडी फिर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तीनों सीरीज में हमारे पास एडी नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद एडी जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टू द राइट साइड पर व्हेन एनी कंपोनेंट ऑफ एडी इंक्रीज हो जाएगा। तो जब आपके पास एडी का कोई भी कंपोनेंट इंक्रीज हो जाए तो एडी शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पर। तो नेट एक्सपोर्ट्स राइज एट ऑल प्राइसेस, नेट एक्सपोर्ट्स जो है वो राइज हो जाएंगी तमाम प्राइसेस पर, ये भी याद रखना है। इसके बाद लेसन नंबर 27 पे हम आ जाते हैं। द एएस कर्व जो है वो वाज वर्टिकल होगी और अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमी इज़ ऑलवेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होगी। इसके बाद शिफ्ट इन एडी जो है वो कर्व वुड हैव नो इफेक्ट ऑन एएससी पर। जो अगर जब एडी जो है वो कर्व होगा शिफ्ट होगा तो हमारे पास एएससी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर ये कह लें कि ऑन आउटपुट लेवल इन द क्लासिकल वर्ड पर। तो सो एनी शिफ्ट इन एडी कर्व विल काज ओनली चेंज इन द प्राइस लेवल बट आउटपुट विल नॉट बी चेंज, आउटपुट चेंज नहीं होगी। द एएस कर्व जो है वो वाज हॉरिजॉन्टल साइड पर होगी एट द लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। इसके बाद किनीज सेट दैट प्राइसेस आर फिक्स्ड होंगी इन द शॉर्ट रन में। ठीक है, ये याद रखना है। 20th सेंचुरी एंड इन द 1915 एंड 16 में क्या हुआ था, ये अपने हिस्ट्री ज़रा पढ़नी है। और द मेजर प्रॉब्लम विद किनीजियन डिमांड मैग्नेट प्लेसेस वाज द व्यूड अनएम्प्लॉयमेंट होगा एंड इन्फ्लेशन जो है वो टू बी अपोजिट साइड ऑफ द सेम क्वीन होगा।
इसके बाद दिस सिचुएशंस अरोज इन द 1970s में विद टू ऑयल प्राइस शॉक्स हो गई थी, ठीक है। ये याद रखनी कि 1970 में क्या हुआ था, दो ऑयल प्राइस जो है वो शॉक्स में हो गई थी। सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो ब्रोक हुई थी इन 1939 में, एंड द हायर डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बाय यूरोपियन गवर्नमेंट्स टू फाइनेंस द वार गेव द नेसेसरी बूस्ट टू एग्रीगेट डिमांड में। इसके बाद ये भी याद रखना है अपने IMF, WB एंड GAT कट, ये भी याद रखना। ही वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है हमारे पास, ये है 3। इसके बाद मोनेटेरिस्ट स्कूल क्या था, द मोनेटेरिस्ट स्कूल लेड बाय मिल्टन जो है वो फ्राइडमैन ने किया था, सेपरेटेड द एक्सप्लेनेशन फॉर इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। और द रियल बिजनेस साइकिल्स RBCP जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, स्कूल आल्सो गेन करेंसी इन द 1970s में हुआ था। और द सेम पीरियड 1970 में क्या हुआ था कि सादा राइज द रेशनल जो है एक्सपेक्टेशंस स्कूल led by the such people of as Robert Lucas, Robert Barrow and Thomas Sargent who conceptualized agent, ठीक है। ये अपने तीनों के नाम याद रखने हैं, चीज़ें याद रखनी है। सिंस द 1980 में क्या होता था, न्यू जो है वो केनेडियन स्कूल हैज़ एमर्ज हुआ था और लेड बाय इकोनॉमिस्ट सच एज जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने किया था। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं लेसन नंबर 28 पे। हमारे पास यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स ये है, इन ग्राफ्स में क्या था कि द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केल्स यूज्ड माइट बी सच इन अ वे सो एज टू पेंट अ वेरी ड्रामेटिक पिक्चर ऑफ थिंग्स, ये करना है। और डेटा माइट बी नॉर्मल आर रियल, नॉमिनल डेटा इज रिकॉर्डेड इन मनी टर्म्स एंड एडजस्टमेंट इन्फ्लेशन, रियल डेटा इज नॉमिनल डेटा एडजस्टेड फॉर चेंजेस इन प्राइसेस पर। सर्टेन पीरियड्स माइट बी एक्सक्लूडेड होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ माइट भी हो सकता है 4.5% ओवर द 1990 से 1950 तक, और टाइम फ्रेम बट ओनली 3.5% जो है वो ओवर द 1988 से 1997 तक हॉरिजॉन्स में, ठीक है। ये सारे अपने याद रखने ही क्विजेस हैं सारे। और डेटा माइट बी एग्रीगेट इग्नोरिंग पर कैपिटा कंसिडरेशन, कंट्रीज नेशनल इनकम गोज अप, बट ये सारा अपने बिगर पॉपुलेशन पर ये याद रखना है। ये सारे अपने 5% PA, 1% PA, 6% PA, ये अपनी सारी रीजन याद रखनी है। इसके बाद ये नॉमिनल डेटा इज़ द डेटा विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, वाइल रियल डेटा इज़ द डेटा आफ्टर एडजस्टिंग नॉमिनल डेटा फॉर इन्फ्लेशन के लिए। ग्रॉस डोमेस्टिक क्या होता है, GDP की हमने ये लाजमी याद रखनी है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम GDP शॉर्ट फॉर्म में भी कहते हैं। इज़ द वैल्यू है द टोटल फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इनसाइड कंट्री ड्यूरिंग आर गिवन ईयर, GDP के। और ये लाइक जैसे इसको हम मेजर कर सकते हैं, कर सकते हैं ऑफ नेशनल इनकम के जरिए, इज़ अ फ्लो फिगर अकॉर्डिंग ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर के। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो टोटल मार्केट वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज है प्रोड्यूस विद इन द पॉलिटिकल बॉन्ड्स, ये सारे अपनी ये याद रखनी है। और इसके बाद जो फ्लो फिगर रेफर्स टू अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, फ्लो फिगर क्या होता है, ये किसको रेफर करता है, फ्लो फिगर ये जो है रेफर करता है टू अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम को करता है। और इसके बाद जो फ्लो अकमुलेट इनटू स्टॉक्स में होता है और चेंज इन स्टॉक्स इक्वल फ्लो की हो जाती है, ये दोनों कंडीशंस याद रखनी है। स्टॉक्स क्या होते हैं, वेरिएबल आर मेजरमेंट दैट इज़ डिफाइंड ऑफ एन इंस्टेंट, ये होता है हमारे पास स्टॉक कैन ओनली भी मेजर कर सकते हैं जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम में। फ्लो क्या आता है, वेरिएबल आर मेजरमेंट दैट इज़ डिफाइंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और फ्लो कैन ओनली भी मेजर हम कर सकते हैं ओवर अ पीरियड पे। और एग्जांपल जैसे कि GDP की जो है वो फ्लो आ गई है। इसके बाद आपने ये करना है, देर आर 3 इक्विवेलेंट वेज ऑफ मेजरिंग GDP है। एक हम द प्रोडक्ट और वैल्यू एडिड मेथड के जरिए कर सकते हैं, द एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए, और द फैक्टर इनकम मेथड के जरिए हम GDP को मेजर कर सकते हैं। वैल्यू एडिड क्या होती है, डिफरेंस होता है ये वैल्यू ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स का एंड सप्लाइज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग देम। वैल्यू एडिड क्या होता है, कंसिस्टेंस होता है वेज पे, इंटरेस्ट पे, प्रॉफिट कंपोनेंट्स पर, और एडिड टू द आउटपुट ऑफ बाय अ फर्म। वैल्यू एडिड इज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स का, ठीक है। ये भी याद रखनी है। 3 तरह के डेफिनेशन है यहाँ पर। वैल्यू एडिड की ये भी है कि ये इंक्रीज हो सकता है इन द वैल्यू ऑफ अ गुड एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, द वैल्यू दैट्स बीइंग दिस। इसके बाद फाइनल गुड्स क्या है कि फाइनल गुड्स आर मीट फॉर डायरेक्ट यूज़ बाय द एंड कंज्यूमर रेदर देन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। GDP माइट हो सकती है कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइसेस पर। फाइनल गुड्स क्या है हमारे पास, फाइनल गुड की डेफिनेशन याद करनी है। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सीक्स हो सकता है टू मेजर द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो है वो सेक्टर्स देखना है आपने। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, ये अपने लाजमी करनी है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सारे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सीक्स टू मेजर द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स के लिए। ये डबलिंग काउंटिंग क्या होती है ये देखनी है। इसके बाद आपने आ जाना यहाँ पे
जीडीपी क्या होती है, फैक्टर्स जो है वो GD factor prices is the prices at which firm sells its final output to the consumer. GDP at market prices is higher than the GDP at factor prices पर GDP factor cost किसके इक्वल होता है, GDP at market price माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये फार्मूला याद करना है। एंड नेट जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन कहते हैं obtain करती है बाय सब्ट्रैक्टिंग डिप्रिसिएशन फ्रॉम GDP को, और NDP बराबर होता है GDP माइनस डिप्रिसिएशन अलाउंस के। उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, GNP, ये वैल्यू होती है एट करंट मार्केट प्राइसेस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए प्रोड्यूस ड्यूरिंग आर ईयर बाय द फैक्टर्स ओन्ड बाय सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। GNP बराबर होता है GDP प्लस नेट फैक्टर्स इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड के। इसके बाद ये अपने नेट नेशनल प्रोडक्शन भी आपने लाजमी करना है, प्रोडक्ट लाजमी करना है, NNP, इसकी डेफिनेशन आपने लाजमी अच्छे से देखनी है। नेट NNP बराबर होता है GNP माइनस डिप्रिसिएशन अलाउंस के। इसके बाद जो नेशनल इनकम NI है, नेशनल इनकम एंड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये आपने लाजमी देखना है। NNP इज़ ऑफन रेफर करेगा नेशनल इनकम को, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है सारी याद अच्छे से देखनी है। और ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ द टोटल मार्केट ऑफ वैल्यू फाइनल गुड्स होता है। और ये नेशनल इनकम क्या होता है, इनकम अर्न बाय द सिटीजन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी रिजल्टिंग, ठीक है, ये आपने करना है। रियल GDP की कंप्लीट डेफिनेशंस देखनी है, कांस्टेंट प्राइसेस होती हैं इसके ऊपर। और नॉमिनल GDP आपने देखनी है। रियल फ्लो क्या होता है, इंक्लूड सर्विसेज ऑफ लैंड लेबर एंड कैपिटल गोइंग फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फिजिकल। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं, प्राइस डिफ्लेटर क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नॉमिनल GDP इनटू रियल GDP इज नाउन एज डिफ्लेशन। और प्राइसेस इंडेक्स क्या होती हैं, कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद GDP डिफ्लेटर क्या होता है, ये नॉमिनल GDP बाय रियल GDP क्या होता है इक्वल। रियल GDP पर ईयर क्या होता है, नॉमिनल GDP ईयर मल्टीप्लाई बाय द प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ईयर। और ठीक है, ये करना है। इसके बाद पर कैपिटा GDP जो होता है हमारे पास इज सिंपली द टोटल GDP ऑफ द इकोनॉमी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल इन द इकोनॉमी के, ठीक है। जैसे कि लाइक दिस आपने ये नाम देखने हैं, स्विट्जरलैंड, चाइना, GDP हो गया। परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो PPP जो होता है मेजर करता है GDP रिकॉग्नाइज द फैक्ट को। ये सारी इसकी डेफिनेशन लाजमी देखनी है, दोनों लाइन आप वीडियो को पॉज करके ही देख सकते हैं। पर कैपिटा इनकम को जो है वो ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ये देखना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल आपने देखना है, रिप्रेजेंट किसको करता है, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल को, ठीक है। इसके बाद पर्सनल इनकम क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है डिस्पोजेबल जो है वो इनकम क्या होती है हमारे पास, ये आपने इसकी जो डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है। देर आर मैनी केवर्स जो है वो GDP बेस्ड मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम को, जैसे GDP बाय डेफिनेशन एक्सक्लूड्स होती है। GDP बाय डेफिनेशन जो एक्सक्लूड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी में, जबकि GDP कैन नॉट इंक्लूड होगी ब्लैक और इलीगल इकोनॉमी में, ठीक है। इसके बाद GDP बेस करेगी हमारे पास मेजर ऑफ वेलफेयर को या फिर लिविंग स्टैंडर्ड को पर बेस करेगी, ठीक है, ये याद रखना है। और इसके बाद लेक्चर नंबर 30 में हम आ जाते हैं, द सर्कुलर फ्लो क्या होता है, मनी इन द इकोनॉमी हेल्प्स इलस्ट्रेट द क्लासिकल एंड केनेडियन नोटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम। ये सारी आपने इसकी नोटेशंस याद करनी, आई इन्वेस्टमेंट सेविंग्स, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स लाइक, ठीक है। सर्कुलर फ्लो हमारे पास ये आ जाता है, ये आपने बिटवीन जो है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स के। और लीकेज क्या होता है, और विदड्रॉल क्या होता है, अपने सेविंग्स टैक्स एंड इंपोर्ट सारी इसके एग्जांपल्स ऑफ लीकेज आपने ये एग्जांपल्स लाजमी याद करनी है, लीकेज की एग्जांपल्स आ जाती हैं, ठीक है। तो ये देखना लीकेज की डेफिनेशंस आ जाती है। और इसके बाद आपने इंजेक्शंस देखना है, इंजेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, इसकी इंजेक्शंस की एग्जांपल्स क्या होती हैं, ये वाले इंजेक्शंस आ गए। लीकेज विदड्रॉल आ गया, नाउन एज, इसको हम नॉन कंजम्पशंस भी कह सकते हैं लीकेज को, यूज़ ऑफ इनकम में, और इंक्लूडिंग होती है इसमें सेविंग्स टैक्सेस एंड इंपोर्ट्स। इसके बाद मॉडल इंजेक्शंस जो है वो यूज्ड इन केनेडियन इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन द इक्वालिटी ऑफ नॉन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स पर। और द इंजेक्शन लीकेज जो है वो मॉडल प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव टू द केनेडियन क्रॉस फॉर आइडेंटिफाइंग इक्विलिब्रियम एग्रीगेट आउटपुट। और इसके बाद जो है वो ये फार्मूला केनेडियन इक्विलिब्रियम एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड रिस्पेक्टिवली, हम कैसे ये फार्मूला याद करना, ये सारा फार्मूला विदड्रॉल किसके बराबर थे, इंजेक्शंस के याद करने हैं। टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑन डोमेस्टिक किसके बराबर था, गुड AD के, फॉर इक्विलिब्रियम AD बराबर होती है S के, ये आपने याद रखना है।
इसके बाद वाई बराबर होता है एडी बराबर होता है एएस के, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर बराबर आउटपुट के। एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या होता है, टोटल प्लान और डिजायर्ड स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड होता है। और एग्रीगेट सप्लाई जो होता है, ये डिमांड है, ये सप्लाई, ये टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट फर्म्स वुड फीलिंग प्रोड्यूस इन अ गिवन टाइम पीरियड की। ठीक है, ये करना है। इसके बाद आपने कंजम्पशन और सेविंग्स जो है वो क्या होता है, वाई डी इक्वल वाई माइनस टी के। कंजम्पशन की डेफिनेशन आपने करनी है, जो है वो 2/3 to 3/4 ऑफ GDP मोस्ट कंट्रीज़ में है। कंजम्पशन फंक्शंस की लाजमी अपने करनी है, इसकी अपने फार्मूला करना है। और द कंजम्पशन फंक्शन प्लॉट्स जो है वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पे होगा विद पॉजिटिव इंटरसेक्ट्स पर। ठीक है, स्लोप जो है वो मेनली द MPC होगी इसकी। इसके बाद मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हमारे पास क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट दैट पीपल कंज्यूम व्हेन दे सी व्हेन एक्स्ट्रा डॉलर ऑफ डिस्पोजेबल इनकम हो गया। सेविंग्स फंक्शंस क्या होता है, यूजुअल फार्मूला एस इज सी प्लस डी इंटू वाई डी हो गया। ये सारे करने हैं, ये सारे आपके फार्मूले हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव, ये फार्मूले लाजमी इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करने। तो ये लेक्चर नंबर 30 तक मैंने आपको करवा दिया। इंशाल्लाह जो है वो आपकी नेक्स्ट जो वीडियो होगी पार्ट 2, उसमें 31 से 45 तक आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।